दोस्तों, मुसलमानों के पेच टाइट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी समय समय पर कोई ना कोई स्कीम लेकर के आती रहती है, जिसमें कभी 3 तलाक लाया जाएगा, कभी लाया जाएगा सीए एनआरसी, तो कभी लाया जाएगा वक्फ बिल संशोधन, जिसको लेकर के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं। और वक्फ बिल में संशोधन के लिए शुक्रवार को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की चौथी बैठक भी कर दी गई। इसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने शामिल हुई। टीम ने कमेटी की प्रोजेक्शन के जरिए बताया कि नया संशोधन बिल पुराने स्मारक को संरक्षित रखने के लिए जरूरी है। चौथी बैठक में भी पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच जमकर हंगामा हुआ है। शिवसेना शिंदे गुट सांसद ने नरेश महास्के ने कहा कि मीटिंग विपक्ष सिर्फ विरोध कर रहा है, विपक्ष को सिर्फ विरोध करना आता है। विपक्षी सांसदों में कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितना विरोध कर स्पीच दे सकता है। महास्के ने आगे कहा कि ओवैसी के भाषण देने के अन्य मेंबर भी अपना वोट बैंक सुरक्षित रखने के लिए विरोध कर रहे हैं। मैं विपक्ष से देश और संविधान के हित के बारे में सोचने का आग्रह करता हूं। उन्होंने लोगों के बीच भ्रम पैदा करना बंद करना चाहिए। दरअसल संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ बिल 2024 पेश किया था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने इस बिल को मुस्लिम विरोधी करार दिया। विपक्ष के विरोध के बीच ये बिल लोकसभा में बिना किसी चर्चा के जेपीसी को भेज दिया गया था, जिसमें कई खामियां भी बताई गई। पहली खामियां बताई गई कि कई संपत्तियां जो पहले भारत सरकार ने संरक्षित की थी, उन पर वक्फ के बिना किसी सबूत के दावा कर दिया गया। वक्फ अधिनियम 1995 वक्फ बोर्ड को दान के नाम पर किसी भी संपत्ति या भवन को वक्फ संपत्ति घोषित करने का अधिकार नहीं देता है। दूसरा बताया गया कि इस अधिकार का उपयोग करते हुए वक्फ बोर्ड ने संरक्षित स्मारकों को वक्फ संपत्ति घोषित करने के लिए अधिसूचनाएं जारी की हैं, जिसके कारण प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत दिए गए अधिकारों के साथ टकराव हुआ है, जिसमें यह भी बताया गया कि वक्फ बोर्ड एएसआई को इन संरक्षित स्मारकों पर नियमित संरक्षण और रखरखाव कार्य करने से रोकता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां वक्फ अधिकारियों ने संरक्षित मॉन्यूमेंट्स के ओरिजिनल स्ट्रक्चर में बदलाव किया है, जिससे स्ट्रक्चर की पहचान प्रभावित होती है। चौथा, ये बताया गया कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों पर एएसआई और वक्फ के अलग अलग दावे होने गलत है। इससे एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत होती है। एएसआई ने बताया कि वक्फ के मेंबर कभी कभी एक तरफा फैसला भी लेते हैं, जो नीतियों से बिल्कुल विपरीत होता है। और पांचवा, यह भी बताया गया कि कभी कभी वक्फ के मेंबर एएसआई के कर्मचारियों को संरक्षित मॉन्यूमेंट्स में नहीं जाने देते। कभी कभी वक्फ बोर्ड मॉन्यूमेंट्स पर मालिकाना हक जताने लगता है। इससे मॉन्यूमेंट्स की मैनेजमेंट की दिक्कतें आने लगती हैं। जहां 5 सितंबर को तीसरी बैठक हुई, विपक्ष ने कहा कि मंत्रालय ने जानकारी छिपाई और तीसरी बैठक में मंत्रालयों के अधिकारियों ने कमेटी को वक्फ बिल के बारे में प्रोटेक्शन दिया है। इस दौरान अधिकारियों की विपक्षी सांसदों से तीखी बहस भी हुई, जिसमें विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि ये प्रेजेंटेशन के दौरान सरकारी अधिकारी कमेटी को बिल के बारे में पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं। सबसे ज्यादा विरोध आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने किया और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने किया। और जब दूसरी बैठक 30 अगस्त को हुई तो विपक्षी सांसदों ने पूरी तरीके से वॉकआउट कर दिया।
जिसमें जेपीसी की दूसरी बैठक में विपक्षी सदस्यों ने कुछ देर के लिए बैठक से वॉकआउट किया। यह बैठक करीब 8 घंटे तक चली है। बैठक में ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलेमा और इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स राजस्थान और मुस्लिम वक्फ दिल्ली और यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड के विचारों को भी सुना गया था और 22 अगस्त को पहली बैठक भी हुई। समिति अध्यक्ष बोले, सभी हिस्सेदारों की बात सुनी जाएगी। 22 अगस्त को 31 सदस्य जेपीसी की पहली बैठक में शामिल हुए। इसमें समिति अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने बताया था कि बिल पर विचार करने के दौरान सभी 44 बदलावों पर चर्चा होगी। सभी हिस्सेदारों की बात भी सुनी जाएगी। अल्पसंख्यक मामलों और कानून मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति को ड्राफ्ट कानून में जो बदलाव किए हैं उसके बारे में भी बताने की कोशिश की कि भैया वक्फ बिल तो मुसलमानों के समर्थन में आ रहा है और वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी आवाज को भी बुलंद कर दिया है। जहां उन्होंने देश की सभी मस्जिदों में जुम्मे की नमाज के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से QR कोड जारी किया और इसे स्कैन कराया गया, जिससे ये अपील की गई कि बड़ी संख्या में इस पर मैसेज कर इस बिल का विरोध किया जाए। वक्फ बिल के खिलाफ आज ऐशबाग की जामा मस्जिद में QR कोड स्कैन कराया गया था। इस मस्जिद के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली द्वारा बताया गया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अवाम की आसानी के लिए जुमे की नमाज के बाद पूरे देश में पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपील की है कि तमाम इमामों से सभी लोग इस पर रोशनी डालें। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि मस्जिद के बाहर QR कोड लगाकर अवाम को इसके लिए तैयार भी करें। इसके जरिए जेपीसी तक अपनी राय भी भेजें। आज बड़े पैमाने पर लोग इस पर अमल कर रहे हैं। उम्मीद है लाखों करोड़ों के साथ मुसलमान अपनी राय वक्फ के मामले पर देगा। ये मैसेज सीधे जेपीसी को भेजा जा रहा है और इसमें कोई मानक नहीं तय की गई कि कितना मैसेज कर सकते हैं। करोड़ों मैसेज जा सकते हैं। हाल ही में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधि मंडल ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से भी मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वक्फ संशोधन अधिनियम का विरोध करने के लिए उनका आभार भी जताया था। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि कर्नाटक सरकार तेलंगाना की तर्ज पर इस पर विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित करे। इससे पहले इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने भी वक्फ संशोधन बिल को लेकर सवाल खड़े किए थे और इस पर IMC प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए यह साफ तौर पर कहा था कि वक्फ जमीन पर किसने कब्जा किया है सरकार को यह बताना भी चाहिए। और मौलाना तौकीर रजा खान ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमी ने वक्फ की संपत्ति पर कब्जा किया हुआ है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। वक्फ बिल को पार्लियामेंट में पास कराने की कोशिश तो की गई और जेपीसी को ट्रांसफर किया गया, पर भारतीय जनता पार्टी को क्या पता था कि वक्फ बिल पर जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ेगा। जिस भारतीय जनता पार्टी को यह लग रहा था कि अपने ही मुद्दे पर मुसलमान जो है अलग अलग बटा हुआ है, पर मुसलमानों ने एक साथ, हमारे उलेमाओं ने एक साथ एक मुहिम चला करके कड़ा संदेश भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है कि वो इसमें हरगिज भी अपने शरीयत के मामले में दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करने वाले।